मेरा नाम अंशुल शर्मा है। मैं जयपुर, राजस्थान से हूँ। पेशे से एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ज्यादातर क्लाइंट्स मेरे शहर से बाहर के होते हैं और जिंदगी मेरी लैपटॉप, चाय और क्लाइंट कॉल्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हमारा परिवार छोटा और सादा है। पापा रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं, माँ गृहिणी हैं और मेरी छोटी बहन नेहा अभी एमबीए कर रही है। हमारी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसे असामान्य कहा जाए, लेकिन फिर वो एक काम मिला और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। करीब 6 महीने पहले मुझे एक नया क्लाइंट मिला। नाम था रावत साहब। ये क्लाइंट थोड़ा हटके था क्योंकि इन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं खुद उनके गांव आकर उनके नए बिजनेस की ब्रांडिंग पर काम करूं। मैं थोड़ा झिझका क्योंकि शहर से बाहर जाना मेरे लिए थोड़ा अनयूजुअल था, लेकिन क्लाइंट पुराना था, भरोसेमंद था और पैसे भी ठीक देने को तैयार था। रावत साहब ने कहा था, अंशुल भैया, एक बार कोटड़ा आ जाओ, वहां की वाइब कुछ और ही है, तुम्हें वहां आकर ही आइडियाज मिलेंगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा नेचर चेंज भी हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपना बैग पैक किया, लैपटॉप लिया, डीएसएलआर कैमरा उठाया और बाइक से निकल पड़ा। कोटड़ा जयपुर से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। रास्ता काफी सुंदर था। खेत, कच्चे रास्ते, लाल मिट्टी और हर थोड़ी दूरी पर छोटी छोटी दुकानों पर बैठी कुछ लोकल फेसेस जो एक अजनबी को घूरते तो जरूर थे, लेकिन मुस्कुराहट छुपाए हुए। गांव में घुसते ही एक बात साफ समझ में आ गई, यहां शहर जैसा कुछ नहीं है। मोबाइल सिग्नल तक बहुत कमजोर था और उस दिन की सबसे अजीब बात यह थी कि जितने लोग मुझे मिले, सबकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मैं किसी नॉर्मल जगह नहीं बल्कि किसी ऐसे जोन में आ गया हूं जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गांव के बाहरी सिरे पर एक छोटा सा गेस्ट रूम था, बिल्कुल आइसोलेटेड। उसके पास ही एक बहुत पुराना बड़ा सा कुआं था जिसे यहाँ के लोग बावड़ी कहते हैं। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम होते होते उस बावड़ी की ओर खींचता चला गया। बावड़ी बहुत ही पुरानी थी, पत्थर की बनी हुई और नीचे सीढ़ियां जाती थीं, अंधेरे में कहीं खोती हुई। पानी तो था नहीं, लेकिन हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। और सबसे अजीब बात, वहां बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे किसी ने आसपास की हर आवाज को म्यूट कर दिया हो। ना पंछियों की चहचहाहट, ना ही किसी के बोलने की हल्की सी भी गूंज। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तभी एक हल्की सी आवाज आई, अंशुल। मैं पलटा, कोई नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, ओह हवा है, बकवास मत सोच। लेकिन तभी फिर वही आवाज, अंशुल नीचे आओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज सीधी मेरे नाम से पुकार रही थी, और वो भी ऐसे जैसे कोई मुझे पहचानता हो, जैसे मैं वहां एक्सपेक्टेड था। मैं पलटा, भागा और गेस्ट रूम में घुस गया। रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं रावत साहब से मिला। काम की बातें करते करते मैंने कैजुअली पूछा, सर, ये जो आपके गांव के किनारे बावड़ी है, वो बहुत पुरानी लगती है, कोई स्टोरी है क्या उसकी? उनके चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई। बेटा वहां मत जाना, उस जगह में कुछ अच्छा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत साल पहले वहां कई लोगों ने खुदकुशी की थी। कुछ तो ऐसे थे जो बस घूमते हुए गए और फिर कभी लौटे ही नहीं। कहते हैं कि वो बावड़ी तुम्हारा नाम पुकारती है। मैंने सिर झटका। अरे सर, आप भी? मुझे तो लगा आप प्रैक्टिकल आदमी हैं। मैं प्रैक्टिकल ही हूं, इसलिए कह रहा हूं। गांव के लोग अब वहां जाते नहीं, खासकर रात को। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां अपने नाम की आवाजें सुनी हैं। अब तक मेरी क्यूरियोसिटी और डर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, मैं एक बात समझ गया। उस बावड़ी में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। तीसरी रात को करीब 2 बजे फिर से वही हुआ, अंशुल आ जाओ नीचे। इस बार आवाज एकदम मेरे कमरे के बाहर से आई थी। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधा बावड़ी की तरफ जा रहे थे। मैंने दरवाजा बंद किया और खुद को अंदर बंद कर लिया, लेकिन मन में सवाल घूम रहा था, अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो ये निशान कैसे? और अगर ये सब मेरी इमेजिनेशन है तो मुझे इतना रियल क्यों लग रहा है? सुबह होते होते मैंने एक फैसला किया, अब बहुत हो चुका, मैं खुद जाकर देखूंगा कि इस बावड़ी में आखिर है क्या। करीब 11 बजे मैं टॉर्च और कैमरा लेकर बावड़ी की ओर निकला। उजाले में चीजें कम स्केरी लगती हैं, यही सोचकर गया था। जैसे ही नीचे सीढ़ियों से उतरना शुरू किया,
वो सर्द हवाओं की लहरें फिर से महसूस हुईं। नीचे उतरते हुए अजीब सिंबल्स दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों पर कुछ खोदा हो। नीचे एक चबूतरा था, वहां एक पुराना धूल से भरा आईना रखा था। जैसे ही मैंने उस आईने में देखा, मुझे अपनी परछाई नहीं दिखी। मैं हक्का बक्का रह गया। पीछे देखा, कोई नहीं था। वापस आईने की ओर देखा और वहां वहां किसी लड़की की शक्ल दिख रही थी, लेकिन मैं वहां अकेला था। उसी वक्त मेरी आंखें अपने आप पलटी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने झटका देकर पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं जानता था अब यहां रुकना मूर्खता होगी। मैं सीढ़ियां दो दो करके ऊपर भागा। सांसें उखड़ रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे तैसे कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। रात को सोना नामुमकिन था। करीब 1:37 मेरा फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाया और उस तरफ से वही आवाज, अंशुल, नीचे आओ, आज की रात आखिरी है। रात 1:37। मोबाइल की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अज्ञात नंबर लिखा था। और जैसे ही कॉल उठाई, वो आवाज बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने बावड़ी के पास सुनी थी। अंशुल, नीचे आओ, आज की रात आखिरी है। मैंने फोन पटक दिया। दिल एकदम गले तक धड़कने लगा था। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, बुरी तरह कांपते हुए। हाथ कांप रहे थे, पसीने से भीगे हुए। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, यह सब सिर्फ मेरा वहम है, मैं थका हुआ हूं, शायद हेलुसिनेशन। लेकिन अगर हेलुसिनेशन होता तो फोन की कॉल लॉग में क्यों दिखाई देता? मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया, कॉल हिस्ट्री खोली। कोई नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं। जैसे किसी ने मेरे दिमाग के साथ साथ मेरे फोन को भी कंट्रोल कर रखा हो। मैंने एकदम झटके से बत्ती जलाई। कमरे की दीवारें वहीं थीं, वो सादा सा पंखा जो हर कुछ सेकंड में चरमराता था, लेकिन दरवाजे की नीची दरार से कुछ था, कुछ काला काला सा। मैं धीरे से पास गया, नीचे झांका। गीले बालों की एक लट दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, हिल रही थी, मानो कोई दरवाजे के उस पार सिर झुकाकर बैठा हो और उसके बाल अंदर खिसक रहे हों। मेरे होंठ सूख गए। मैंने एक जोर से दरवाजा खोला। कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी और वो गीले पैरों के निशान जो उसी बावड़ी की तरफ जा रहे थे। उस पल एक अजीब सी बात मेरे दिमाग में आई, क्या वाकई वो चीज मुझे बुला रही है? क्या मैं किसी जाल में फंस चुका हूं जो धीरे धीरे मुझे खींच रहा है? सुबह 5 बजे तक मैं सो नहीं पाया। मैंने उस दिन फैसला किया कि अब बहुत हुआ, मैं ये मिस्ट्री सॉल्व करके ही रहूंगा। उस बावड़ी के पीछे जो भी कहानी है, मुझे जानना ही है। मेरी रैशनल माइंड ने कहा, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। दिन के समय गांव थोड़ा नॉर्मल लगता था। लोग अपने काम में व्यस्त रहते, गाय बकरी चरा रहे होते, बच्चों की हंसी कहीं कहीं गूंजती। लेकिन एक अजीब बात थी, कोई भी उस बावड़ी के आसपास नहीं जाता था। मैंने कुछ गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बावड़ी का नाम लिया, सब चुप हो गए। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने बस इतना कहा, वो जगह ठीक नहीं है भैया। बहुत लोग गए, वापस नहीं आए। फिर एक बुजुर्ग मिले, शायद 70 साल के होंगे। नाम था मंगल काका। चुपचाप एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पी रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, काका, उस बावड़ी के बारे में कुछ जानते हो? वो थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, जानता हूं बेटा, बहुत कुछ देखा है मैंने। तू सुन भी पाएगा इतना भारी राज? मैंने कहा, आप बताओ तो सही। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं जवान था। उस बावड़ी का पानी सबसे मीठा और साफ माना जाता था। गांव की औरतें वहीं से पानी भरती थीं, बच्चे वहीं खेलते थे। लेकिन फिर एक दिन गांव की सबसे सुंदर लड़की रूपा उसी बावड़ी में गायब हो गई। कोई नहीं जानता कैसे। लोगों ने समझा शायद गिर गई होगी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। उसके बाद से हर साल एक नया चेहरा उसी तरह गायब होने लगा। एक पैटर्न था, जो लोग अकेले जाते थे, जिनके दिल में कोई तकलीफ होती थी या जो अंदर से कमजोर होते थे, वही लोग वहां फंसते थे। कहते हैं कि उस बावड़ी में अब रूपा की आत्मा नहीं, उससे भी पुरानी, उससे भी खतरनाक कोई चीज है। वो तुम्हारा नाम तभी पुकारती है जब तुम उसके लायक हो जाते हो। तब समझ जाना बेटा, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने पूछा, आप वहां कभी गए हैं? वो हंसे, नहीं बेटा, मैं बचा हुआ हूं क्योंकि मैंने उसकी पुकार कभी नहीं सुनी। उस रात मैं सोया नहीं,
लगातार कमरे में सरसराहट सी सुनाई देती रही। कभी खिड़की के पास कोई परछाई दिखती, कभी किसी लड़की के हंसने की बहुत धीमी सी आवाज, कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत पास आकर कानों में फूंक मार रहा हो। और फिर करीब 3:15 मुझे अपने कान के पास एक आवाज सुनाई दी, एकदम साफ, एकदम ठंडी। अब बहुत देर हो गई है अंशुल। मैंने जोर से चिल्लाते हुए आंखें खोली। पसीने में भीगा हुआ था। बत्ती जलाई और मैं फिर से अकेला था, लेकिन टेबल पर कुछ रखा था, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। उस पर मेरे खुद के हाथ की लिखावट में कुछ लिखा था, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैंने ये लिखा ही नहीं था। मैं हक्का बक्का डर और जिज्ञासा के बीच कहीं फंसा हुआ खुद को खोता जा रहा था। और तभी खिड़की के बाहर कुछ हिला। एक चेहरा, एक लड़की का चेहरा, जिसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं। उस रात के बाद मैं किसी और ही दुनिया में चला गया था। जिस चीज को हम डर समझते हैं वो असल में सिर्फ एक शुरुआत होती है। डर की असली शक्ल तब दिखती है जब आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। सुबह तक मैं बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेटा रहा। मोबाइल फोन चालू ही नहीं हो रहा था। दीवार की घड़ी ने जैसे चलना बंद कर दिया था। हर चीज जैसे फ्रेम में बंद हो गई थी। एक तस्वीर जो हिलती नहीं थी, बस देखती थी। मैंने खुद को जैसे तैसे उठाया, लेकिन टेबल पर रखा वो कागज का टुकड़ा अब वहां नहीं था। मैंने सोचा शायद कुछ सपना रहा होगा, लेकिन नहीं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, अगर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है तो सब कुछ इतना सटीक कैसे हो सकता है। मैंने फैसला किया कि आज मैं दोबारा उस बावड़ी के पास जाऊंगा, लेकिन इस बार दिन में। मैं गांव के एक जानकार लड़के विक्रम को साथ ले गया, जो थोड़ा बेपरवाह था और उसे किसी बात का डर नहीं लगता था। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस कहा वहां कुछ गड़बड़ है, चलो तो सही। हम दोपहर 2 बजे बावड़ी के पास पहुंचे। धूप तेज थी, लेकिन बावड़ी के चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां धूप पहुंचती ही नहीं। विक्रम बोला, यार ये जगह अजीब है, यहां हमेशा सन्नाटा क्यों रहता है। मैंने कहा, बस नीचे झांक के देख। विक्रम ने जैसे ही झांका, उसने झटके से पीछे हटते हुए मुझसे कहा, किसी की आवाज आई नीचे से। मैंने चौंक कर पूछा, क्या कहा। मेरे नाम से किसी ने पुकारा, बहुत धीमे से, विक्रम नीचे आओ, यही बोला था। मैं एकदम सन्न रह गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो। वो अब हंसी नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो मैंने पहली बार उस रात महसूस किया था। वो भाग खड़ा हुआ। अब मैं अकेला था। फिर वो आवाज दोबारा आई, अंशुल नीचे आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। अब की बार वो आवाज 3 आवाजों की तरह गूंजी, जैसे कई लोग एक साथ मेरे नाम की गूंज दोहरा रहे हों। मैंने धीरे से नीचे झांका। पानी गहरा और काला था, लेकिन पानी के ठीक ऊपर हवा में कुछ था, जैसे धुआं जो घूम रहा हो, और उस धुएं में आंखें, लाल, एक तक मुझे देखती हुई। मैं वहां से वापस भागा। घर आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन अब आवाजें मेरे सिर के अंदर थीं। मेरे कानों के अंदर कोई फुसफुसा रहा था, जैसे कोई बहुत नजदीक से बात कर रहा हो। तेरे अंदर डर है, इसीलिए हम तुझे देख सकते हैं। तेरी हर रात हमारी रात बन चुकी है। मैंने कान बंद कर लिए। दीवार से सिर टकराने लगा, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। शाम तक मैं पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा था, लेकिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा शायद विक्रम आया होगा। दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। सिर्फ नीचे एक चीज रखी थी, एक पुरानी सी गुड़िया। गुड़िया की एक आंख टूटी हुई थी और उसके कपड़े गीले थे, जैसे उसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। मैंने जैसे ही उसे छुआ, मेरी उंगलियां एकदम ठंडी हो गईं, जैसे बर्फ। और उसी समय मेरी आंखों के सामने एक विजन आया। मैंने खुद को एक और समय में खड़ा पाया। सामने वही बावड़ी थी, लेकिन अब गांव वैसा नहीं था। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, और कुछ औरतें मिलकर एक लड़की को खींचकर बावड़ी की तरफ ले जा रही थीं। लड़की चिल्ला रही थी, मुझे मत फेंको, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं। लेकिन वो औरतें नहीं रुकी। उसे पानी में फेंक दिया गया। वो लड़की रूपा थी, और जैसे ही वो पानी में गिरी, आसमान एकदम काला हो गया और हर तरफ से आवाज आई, एक गया, अब हर साल एक चाहिए। मैंने चीखते हुए आंखें खोली। गुड़िया अब कमरे में नहीं थी। मैं पसीने से भीगा हुआ, सांस फूली हुई, समझ नहीं पा रहा था कि मैं सपना देख रहा था या वो सच था। फिर दरवाजा फिर से खटका।
इस बार विक्रम था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे बोल रहा था, वो अब मुझ में है। मैंने चिल्लाकर पीछे हट गया। क्या कह रहे हो तुम? वो पास आया और बोला, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला था, अब तेरी बारी है अंशुल। वो कुछ और बोलता, इससे पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। मैंने पानी डाला, लेकिन उसकी नाक से खून बह रहा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं और फिर उसकी आवाज बदल गई। विक्रम अब मेरी ओर देखकर किसी और की आवाज में बोल रहा था, तू खुद क्यों नहीं आता अंशुल? क्या तुझे अपनी सच्चाई से डर लगता है? विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके मुंह से जो आवाजें निकल रही थीं, वो इंसानी नहीं थीं। कभी औरत की तरह, कभी बूढ़े की तरह और कभी मेरे जैसी। तू भूल नहीं सकता, क्योंकि तुझे याद दिलाने वाले अब तुझसे जुड़ गए हैं। मैंने डर के मारे दरवाजा बंद किया और खुद को एक कोने में समेट लिया। उस रात मैं सोया नहीं। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। विक्रम अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। मैंने झटपट डॉक्टर को बुलाया और विक्रम को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसकी बॉडी में कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन यह मानसिक आघात में है। इसकी याददाश्त कुछ समय के लिए जा सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिलाया। लेकिन मेरे अंदर अब भूचाल सा चल रहा था। क्यों बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है? क्यों हर चीज मेरी ओर लौट रही है? मैंने उस रात वापस अपने कमरे की सफाई शुरू की, होपिंग कि कुछ सुराग मिले। एक पुरानी ट्रंक मेरे बेड के नीचे दबाई हुई थी। मैंने उसे कभी नहीं खोला था, ना ही मुझे पता था कि उसमें क्या है। शायद पापा की कोई पुरानी चीजें होंगी। लेकिन जब उसे खोला, अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। सामने लिखा था, रूपा की डायरी। मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। 18 जून 1964। मैं जानती हूं कि जो होने जा रहा है वो कोई नहीं रोक सकता। मेरी गलती यह थी कि मैंने सच्चाई देख ली। अब वो मुझे ले जाएंगे बावड़ी के नीचे, जहां कोई नहीं लौटता। मैंने पलटकर आगे के पन्ने पढ़ने शुरू किए और जो कुछ लिखा था उसने मेरी जिंदगी की नींव हिला दी। रूपा कोई आम लड़की नहीं थी। वो मेरे दादाजी की छोटी बहन थी, यानी कि मेरी बुआ। पर मैंने तो कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। कभी किसी ने बताया ही नहीं, जैसे परिवार ने उस अध्याय को हमेशा के लिए दबा दिया हो। डायरी में साफ साफ लिखा था कि गांव की कुछ औरतों ने मिलकर उस पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया था, क्योंकि गांव में एक के बाद एक लोग मर रहे थे और हर किसी ने उस मौतों की वजह उसी को माना। डायरी में लिखा था कि वो बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे घसीटकर बावड़ी में फेंक दिया गया और उसी दिन से हर साल गांव में कोई ना कोई गायब होता रहा। कोई स्कूल का लड़का, कोई बकरी चराने वाला बच्चा, कोई औरत जो अकेली लौट रही थी, और हर बार आवाजें सुनाई देती थीं, नीचे आओ। मेरे दिमाग में अब एक बात साफ हो गई थी, मुझे कोई ढूंढ रहा है और वो कोई रूपा ही है। मैंने अपनी माँ से डायरी दिखाई और उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये कहाँ मिली तुम्हें? उन्होंने कांपते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया, मेरे कमरे के नीचे रखी थी। माँ चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें यह सब नहीं पता होना चाहिए था। तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए था। मैंने जोर से कहा, लेकिन माँ, ये मेरी बुआ थी ना, आप लोगों ने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो वापस आती है हर उस इंसान के पास जो उसे पहचान लेता है। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, मुझे खुद उस बावड़ी के नीचे जाना होगा। अगर मुझे सच्चाई चाहिए तो मुझे उस अंधेरे में उतरना होगा जहां से कोई लौट कर नहीं आया। रात को मैंने अपने मोबाइल में कैमरा ऑन किया, कुछ टॉर्च और रस्सी बांधी और बावड़ी की तरफ निकल पड़ा। गांव सुनसान था, आसमान पर चांद नहीं था, हवा भी जैसे रुक चुकी थी। बावड़ी के पास पहुंचा तो लगा जैसे वो खुद मुझे देख रही हो। मैंने रस्सी से खुद को बांधा और उतरना शुरू किया। हर कदम पर पानी की नमी बढ़ती गई, दीवारें काई से भरी हुई थीं। नीचे उतरते उतरते मोबाइल का कैमरा अपने आप ऑन ऑफ होने लगा। एक जगह पहुंचते ही मेरा मोबाइल खुद बंद हो गया। अब सिर्फ टॉर्च का सहारा था। नीचे पानी का तल नजर आने लगा, लेकिन मैं चौंक गया जब देखा पानी एकदम शांत था, जैसे कोई आईना हो। और उस आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब फिर पानी में देखा,
एक लड़की की परछाई साफ नजर आ रही थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें जो सीधे मुझे देख रही थीं। और फिर एक आवाज गूंजी, तू आखिरकार आ ही गया। उसके बाद पानी में से दो हाथ निकले और मुझे नीचे खींचने लगे। वो हाथ ठंडे, गीले और पत्थर जैसे भारी थे। जैसे ही उन्होंने मेरी टांगें पकड़ी, मेरा पूरा बदन कांप उठा। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सी ऊपर से ढीली होती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे ऊपर से काट दिया हो। मेरी टॉर्च पानी में गिर गई और अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अंधेरा और वो सांसें। हाँ, मैं साफ सुन पा रहा था, किसी की भारी नंगी सांसें जो मेरे बेहद पास थीं, जैसे मेरे गालों से टकरा रही हूं। और तभी किसी ने मेरी गर्दन के पास आकर कहा, अब तू भी हमारा हिस्सा बन। पानी एक झटके में मुझे निगल गया। मैंने आंखें खोली तो खुद को एक गुफा जैसी जगह में पाया। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे उसकी आदत डाल रही थीं। उस गुफा की दीवारों पर अजीब तरह की आकृतियां खुदी हुई थीं। लोगों की आकृतियां, जैसे कोई जिंदा इंसान को दीवार में दबा दिया गया हो। कुछ आकृतियां तो बच्चों की थीं और कुछ औरतों की। मैं एकदम डर से जड़ हो गया। आगे एक दरवाजा जैसा पत्थर का टुकड़ा था, खुद में ही भारी, और उस पर किसी ने खून से लिखा था, यहां सिर्फ वही आता है जिसने किसी की पुकार सुनी हो। और तब मुझे समझ आया, जो आवाजें मैं कई रातों से सुन रहा था, वो सिर्फ किसी की यादें नहीं थीं, वो पुकार थी, रूपा की पुकार। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर जैसे ही पहुंचा, वहां एक और कमरा था, लेकिन यह पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें तैरती थीं लाशें। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, कई सड़ी गली लाशें जिनके चेहरे पूरी तरह बिगड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। और तभी पानी के बीचों बीच एक आकृति खड़ी हो गई, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और बिना पलक झपकाए मुझे घूरती हुई। अंशुल! मैंने चीख के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। तू भी उन्हें भूल गया, जैसे बाकी सबने किया। मैंने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं अलग हूं। मैं जानना चाहता हूं सच्चाई। वो आकृति मेरे पास आई, धीरे धीरे, जैसे तैरती हो। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। और हां, वो रूपा थी, लेकिन उसके आधे चेहरे की त्वचा पिघली हुई थी, आंखें अजीब सी पीली, और होंठों पर ऐसी मुस्कान जैसी किसी तेंदुए की हो। मेरे साथ चल, मेरे नीचे। और तभी पानी के नीचे से कई और हाथ निकले। एक लड़की, एक बच्चा, एक बूढ़ा, सबके हाथ मुझे पकड़ने लगे। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका और ऊपर की ओर तैरने लगा, लेकिन वो सब मुझे नीचे खींच रहे थे, जैसे कहते हों, अब वापस मत जा, तू अब हम में से है। लेकिन तभी कुछ हुआ। मेरे गले से एक चेन निकली जो हमेशा से मेरे पास थी, मेरी माँ ने दी थी। चेन में मेरे दादा की पुरानी तस्वीर थी। जैसे ही वो तस्वीर सामने आई, पानी में एक लहर सी उठी और सारे हाथ अचानक रुक गए। रूपा पीछे हट गई, उसकी आंखों में कुछ पहचान सी चमकी। ये तो। मैंने जल्दी से चेन आगे बढ़ाई। तुम्हारा भाई, मेरे दादा, उन्होंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया। रूपा कांप गई, उसकी आवाज धीमी हो गई। पर उन्होंने मुझे बचाया नहीं। मैंने कहा, पर मैं बचा रहा हूं, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूं। उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे पानी में समा गई। सारे हाथ भी वापस चले गए। पानी अब पूरी तरह शांत था और मेरे नीचे से कोई जमीन सी निकल आई थी। मैंने फिर से ऊपर तैरना शुरू किया। जब मैं ऊपर पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ लोग बावड़ी के पास खड़े थे। किसी ने देख लिया था कि मैं अंदर गया हूं। मुझे बाहर निकाला गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं हॉस्पिटल में था। माँ मेरे पास बैठी थी। उनका चेहरा भय और राहत दोनों से भरा हुआ था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, रूपा, डायरी, पानी के नीचे की गुफा। माँ रोने लगी। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो, लेकिन क्या सच में? 2 हफ्ते बीत गए। विक्रम अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मैंने गांव छोड़ दिया और शहर शिफ्ट हो गया। मैंने सब पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आवाजें, वो अब भी कभी कभी कानों में गूंजती हैं। अंशुल, अब तू भी हमारा हिस्सा बन गया है। एक रात मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन रखी। सुबह जब चेक किया
तो वीडियो में मैं सो रहा था, लेकिन मेरे कानों के पास एक चेहरा था, रूपा का चेहरा। और उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अब ये कहानी तेरी नहीं रही, अब ये सबकी होगी।